Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I welcome you in our lecture, and this lecture is related to the subject of management for physically challenged children (PCC). Course code for this subject is SPED 3132. So, the topic that we are going to discuss today is from chapter number 2. To continue this process, इस process को जारी रखते हुए chapter number 2 जैसे हमने start किया था, so we are going to discuss today 2.4 and it is about spinal muscular atrophy. If we recall our previous discussion, अगर हम अपनी previous discussion की बात करें तो हमने अपने last lectures में दो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे. नंबर 1 हमने लिम्ब डेफिशिएंसी डिस्कस की थी और उसी के साथ ही हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में डिस्कस किया था. आई होप कि वो लेक्चर आपके लिए यकीनन वंडरफुल होगा और आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हुई होगी. तो आज हम बात करने लगे हैं 2.4 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. अगर मैं इस लेक्चर के एजेंडा के हवाले से बात करूं तो आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक you will be able to number 1 elaborate the concept of spinal muscular atrophy including its symptoms. यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं और वो यकीनन आप आसानी बता सकेंगे. नंबर 2 डिफ़ाइन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिसको हम लोग SMA भी कहते हैं. आप स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जो ट्रीटमेंट है वो भी बआसानी बता सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे. और जो तीसरा हमारा एजेंडा है वो है डिस्क्राइब द अर्थराइटिस एंड इट्स टाइप्स एंड कॉजेज़. आप अर्थराइटिस के बारे में बता भी सकेंगे, इसकी टाइप्स को भी बयान कर सकेंगे और इसकी कॉजेज़ को भी आप डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे. दिस इज़ द एजेंडा. सो आई होप दैट you will have the positive learning and quality learning with the base of your interest. So let's start our lecture. अच्छा, ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है इसके कुछ और नाम भी हैं, अदर नेम्स भी हैं. अगर मैं सबसे पहले इसके अदर नेम्स डिस्कस करूं आपके साथ, इसका जो पहला नाम है जो कि अल्टरनेटिव नेम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, लेकिन जिसको अदर नेम से भी जाना जाता है तो उसमें नंबर 1 पे है ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉक्सिमल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. ये नंबर 1. नंबर 2 5q स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. तो ये इसके दो नाम हैं जो बतौर अल्टरनेटिव इसके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों नाम थोड़े से लेंथी कह लें या थोड़ा सा डिफरेंट कह लें, तो इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली जिस नाम से जाना जाता है वो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. इसकी जो लोकेशन होती है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती कहाँ पे है? इसमें होता ये है कि इसमें जो न्यूरॉन्स की जो लोकेशन है वो अफेक्टेड होती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की कंडीशन में. कहाँ पे? स्पाइनल को वर्ड लागे तो स्पाइन है इसकी लोकेशन. इसकी जो स्पेशलिटी है वो न्यूरोलॉजी है. ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी है ना स्पाइन्स में. इसके जो सिम्टम्स हैं
उसमें प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस शामिल है। बहुत ज़्यादा मसल्स जो है ना इसमें वीक होते हैं, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि बढ़ती रहती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस में स्कोलियोसिस शामिल है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स शामिल है और नमोनिया भी शामिल है। अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए, इसमें बेसिकली म्यूटेशन होता है, एक जीन होता है जिसका नाम है SM1, उसकी म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन का यकीनन आप लोगों को पहले आइडिया होगा, हमने इस पर डिस्कस किया था म्यूटेशन, कि कोई ऐसा जीन जेनेटिक माँ या बाप की तरफ से कोई ऐसा जो ट्रांसफ़र होता है, जो जीन्स वगैरह वो साइलेंट होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते, डेड जो जीन्स होते हैं उसको फिर म्यूटेशन ऑफ द जीन्स कहा जाता है। तो इसका जो डायग्नोस्टिक मेथड है जेनेटिक टेस्टिंग है। अच्छा, जब जीन्स की बात आती है तो फिर ये भी हो सकता है, हमें ये तो अंडरस्टूड है कि ये जो SM1 है ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा ही इसी प्रॉब्लम के साथ होता है। इसका अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए तो उसमें कॉन्जेनिटल मस्कुलर एट्रोफी शामिल है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रेडर-विली सिंड्रोम। अच्छा, अब हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जो ट्रीटमेंट है उसकी ज़रा बात करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है सपोर्ट एंड केयर, और तीसरे नंबर पे मेडिकेशन। अभी आप देखें, प्रेफरेंसेस देखें, ट्रीटमेंट में आ जाता है जी सपोर्ट है, केयर है और मेडिकेशंस है। इसका प्रेफरेंस मेडिकेशन का नंबर 3 है, यानी कि मेडिकेशन की इंपॉर्टेंस अगर होती तो मैं उसको प्रेफरेंस नंबर 1 पे डालता। तो सबसे जो पहला ट्रीटमेंट है वो है सपोर्ट, दूसरे नंबर पे केयर और तीसरे नंबर पे है मेडिकेशन। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये मेडिकेशन कौन सी होती है। नंबर 1 पे न्यूसिरिन, नंबर 2 पे है ओनासामनी जीन, ओनासामनी जीन, ONASEMNOGENE, ओनासामनी जीन। एबापरोवेक, ये एक ही मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के ट्रीटमेंट के लिए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA ये एक ग्रुप है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का, जो कि मोटर न्यूरॉन्स के लॉस के नतीजे में सामने आता है और उससे प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस स्टार्ट होती है। अच्छा, ये लॉस ऑफ प्रोग्रेसिव मोटर न्यूरॉन से मुझे मेरे जहन में एक बंदे का नाम याद आ रहा है, एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा, वो है स्टीफन हॉकिंग की, जो दुनिया के दूसरे नंबर के साइंटिस्ट है। स्टीफन हॉकिंग को 1964 में जब वो PhD फ़िज़िक्स कर रहे थे तो उनके साथ यही इशू हुआ था जो कि डायग्नोज हुआ था, और वो था मोटर न्यूरॉन्स डिसऑर्डर। क्योंकि ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसका स्पाइन से ताल्लुक़ है, उनको तो पूरा एक कंफर्म डिसऑर्डर हुआ था मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, जिससे उनकी पूरी बॉडी की जो हरकत है वो ख़त्म हो गई थी। बहरहाल the severity of symptoms and age of onset varies by the type। अभी इसके सिम्टम्स की जो सेवेरिटी है या ये कौन सी टाइप की है SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वो
या किस एज में होता है वो डिपेंड करता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की अपनी टाइप पे। कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो इम्पेयर्ड होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर बर्थ। अच्छा, और बाकी जो इसकी टाइप्स हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, वो एडल्टहुड की लाइफ से पहले तक वाज़े ही नहीं होती, ज़ाहिर ही नहीं होती। एडल्टहुड किसे कहते हैं आपको शायद हम इस पर डिस्कस हमने नहीं किया है, लेकिन यकीनन किसी न किसी उसमें डिस्कशन में ज़रूर आएगा सामने। एक साइकोलॉजिस्ट थे एरिक एरिक्सन, उनके मुताबिक एडल्टहुड की जो एज है वो 25 to 55 ईयर्स है। यानी कि एडल्टहुड की एज तक पहुंचने से पहले कुछ के सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, कुछ के होते ही नहीं है। कुछ टाइप्स इसकी ऐसी हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के। तमाम जो टाइप्स हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, अल्टीमेटली उनका जो रिज़ल्ट है वो मसल वीकनेस की सूरत में ही सामने आता है, जिसको मसल ट्विचिंग भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व हैं मैं ज़रा उनको बात करना चाहूँगा। आर्म्स, लेग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स वो सबसे पहले मुतासर होते हैं। आर्म्स, लेग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स आर जनरली अफेक्टेड फर्स्ट। अच्छा, अब अगर मैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जिनको बच्चा फेस करता है, अगर हम उनकी बात करें तो उन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में ये है कि प्रॉब्लम विद स्वॉल्विंग। अच्छा, ये प्रॉब्लम विद स्वॉल्विंग को डिस्फेजिया भी तो कहा जाता है ना। स्कोलियोसिस है और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स है, ये तीन इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स। मैं इन्हीं ये एरिक एरिक्सन का ही हवाला आपको देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा था कि इन्फेंट्स वो होते हैं जिनकी एज 0 to 1 ईयर्स होती है। और ये आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था जब हम फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इन्फेंट्स और टॉडलर्स। इन्फेंट्स वो थे जिनकी एज 0 to 1 ईयर्स होती है, और टॉडलर्स वो होते हैं जिनकी जो एज है वो 1 to 3 ईयर्स होती है। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी अगर जेनेटिकली किसी बच्चे में हो, जो बच्चा पैदा इसी का साथ हुआ है, तो अक्सर बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 1 ईयर्स एज के होते हैं, उनकी जो डेथ की मेजर कॉज है वो यही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होता है। किसमें? SM1 जीन में। SM1 जीन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। SM से मुराद स्पाइनल मस्कुलर ही है, लेकिन ये चूँकि हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके जो है ना एसोसिएशंस होती हैं वो, और हर एक्टिविटी या हर उसकी बॉडी ऑर्गन की परफॉर्मेंस का कोई ना कोई जीन होता है यकीनन। तो जो जीन स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के साथ अटैच होता है उसका नाम SM1 जीन है। अच्छा, ये जो जीन्स होते हैं ना, दीज जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ये वालिदैन से इनहेरिटेड होते हैं ये जीन्स, वालिदैन से ही मिलते हैं। और पेरेंट्स से किस तरह मिलते हैं? ये पेरेंट्स से मिलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर्स में, क्रोमोसोम्स की सूरत में ये ट्रांसफ़र होते हैं ना। अच्छा, क्रोमोसोम से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 ईच होते हैं, और ये 46 होने चाहिए विद द कम्बिनेशन, तो उसमें बच्चे की नॉर्मेलिटी होती है। अगर ये क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं तो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है, और डेफिनेटली अगर 46 से हट के 45 जैसे, तो उसमें भी फिर एक प्रॉब्लम है यकीनन।
और इनको हम अगर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखें प्रेगनेंसी के दौरान की, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब सामने आती है ना कंप्यूटर से प्रिंट आउट होके, तो उसके लिखा होता है XX या XY। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, X से मुराद फ़ीमेल की बात हो रही है और XY से मुराद मेल की बात हो रही है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर ऐसे मैनर्स होते हैं जीन्स के हवाले से, क्रोमोसोम्स के हवाले से, जिनको हम लोग DNA के ज़रिए टेस्ट करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, DNA टेस्टिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और उसमें फिर जो है ना ये ट्रांसफ़र होते हैं SM1 जीन, जो कि इनहेरिटेड होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ये जो SM1 जीन होता है, इसको हमने एनकोड किया होता है SMN से। अच्छा, ये SMN जो है ना, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारी बॉडी के जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा, भी मैं शेयर करूँगा कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनका ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की मैंने टर्म थोड़ी देर पहले इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर आपके साथ डिस्कस की है। ऑडिटरी न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, विजन न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर मूवमेंट्स। और ये तो आपको पता ही होगा कि मोटर मूवमेंट को हम फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में डिवाइड करते हैं ना। अच्छा, अगर ये जो न्यूरॉन्स का जो लॉस है, लॉस ऑफ दीज न्यूरॉन्स प्रिवेंट्स द सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन्स एंड स्केलेटल मसल्स। ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये वही मोटर न्यूरॉन्स हैं, और यही मोटर न्यूरॉन्स फिर इनका लॉस हो जाता है, ये ज़ाय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इसका डायग्नोसिस यकीनन 2 तरीके हमारे सामने आ रहे हैं। चूँकि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग फिर इसका ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। और दूसरे नंबर पे सिम्टम्स को भी देखा जाता है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करके फिर एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है, या एक तरीका इलाज जो है ना वो वज़ा किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में क्या शामिल है? सपोर्ट एंड केयर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर फिजियोथेरेपी भी शामिल है, यकीनन फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व होगा। न्यूट्रिशन सपोर्ट, बच्चे की जो खुराक है या डाइट है उसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा, और किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट से इस हवाले से एडवाइस ली जा सकती है। और नंबर 4 पे है मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये भी एक टेक्निक है ट्रीटमेंट में। मेडिकेशन का मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी मेडिकेशन इस हवाले से यूज़फुल हो सकती हैं, जो कि बच्चे का जो बॉडी फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करती है। 2019 में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, 2019 में इन 2019 जीन थेरेपी on a SAMN gene Abaporovic on a SAMN gene Abaporovic जीन्स, ये अप्रूव किया गया था अमेरिका में उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की जीन थेरेपी थी ये एक तरह की, जिनकी एज 24 मंथ से नीचे थी। अच्छा, इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो बड़ी अजीब व गरीब है। चंद महीने तक भी बच्चा ज़िंदा रह सकता है, और
पुअर मसल्स वीकनेस के साथ सारी ज़िंदगी भी गुजार सकता है, जिस तरह नॉर्मल बाकी लोग गुजारते हैं। यकीनन इसमें ये कंडीशन जो है ना वेरी करती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के किसी भी टाइप के हवाले से। ये जो कंडीशन है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, ये 10,000 में से सिर्फ एक बंदे को होती है, और वो भी पैदाइश के टाइम। एक बच्चा ऐसा होगा 10,000 बच्चों में से जो अफेक्टेड होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस हवाले से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2.5 आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस का एक इंट्रोडक्शन है मेरे पास प्रिपेयर्ड है, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। आर्थराइटिस इज़ द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस of one or more of your joints. The main symptoms of arthritis are joint pain and stiffness, which typically worsens with age. Arthritis क्या है? Swelling है और tenderness है और नरमी है। स्वेलिंग सूजन भी है और बहुत ज़्यादा नरमी है हमारे एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स की। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस के, वो शदीद किस्म का जॉइंट पेन होता है और स्टिफनेस होती है, खिंचाव पैदा होता है, और ये एज के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी कि प्रोग्रेसिव है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, अगर उनको देखा जाए, उसमें नंबर 1 पे है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये 2 कॉमन टाइप्स हैं जो काफ़ी सवेयर हैं। अभी अगर इनकी डिटेल के हवाले से बात की जाए तो वो यकीनन इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन होगी हमारे लिए। नंबर 1 पे था ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कार्टिलेज के वजह से होता है। जिसका मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हार्ड होता है लेकिन एक स्लिपरी टिश्यू होता है, जो कि हमारी बोन्स का जो एंड होता है ना, उसको कवर करता है, जहाँ पे जॉइंट बनता है, जोड़ बनता है। दूसरे नंबर पे है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स पे अटैक करता है। आपके इल्म में होगा कि हर इंसान के अंदर उसका अपना एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, यही अटैक करता है जॉइंट्स के ऊपर, जिसमें जॉइंट्स के अंदर लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इसी आर्थराइटिस के हवाले से। यूरिक एसिड क्रिस्टल which form when there's too much uric acid in the blood can cause gout. यूरिक एसिड क्रिस्टल ये उस वक्त हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट होता है जब हमारी हमारे ब्लड में बनना स्टार्ट होता है जब ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाए। और ये तो आपके इल्म में होगा कि
जब यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये वजह बनता है गाउट की, GOUT, गाउट। और एक चीज़ अंडरस्टूड है, इसको वेरी क्लियर कर लेंगे कि अगर ह्यूमन बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होगा तो वो सिर्फ एक ही तरफ लेके जाता है और वो है गाउट। गाउट क्या चीज़ है? GOUT, गाउट क्या है? ये पेनफुल इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जॉइंट्स पे, फुट पे, और ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाए ब्लड में। डेफिशिएंसी ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड रेफर्स टू द गाउट, कंडीशन ऑफ गाउट। और चूँकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है गाउट जो है ना, और ये उस वक्त होता है जो भी डाइट हम खाते हैं वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा नमक मिले उस खुराक से, और इसके अंदर एसिड्स हों हमारी डाइट में। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा कि अगर बीफ, जिसको हम बड़ा गोश्त कहते हैं, अगर बीफ ज़्यादा खाया जाए तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बीफ है और इसी तरह कुछ, लेकिन बीफ स्पेसिफिक है। तो यूरिक एसिड से बचने का जो बेहतरीन ज़रिया वो ये है कि बीफ का इस्तेमाल कम से कम किया जाए लाइफ में। तो इससे क्या होता है? गाउट होता है, और गाउट से बचने का ये एक ज़रिया है। इन्फेक्शंस या अंडरलाइंग डिजीज़, अंडरलाइंग कहते हैं फंडामेंटल बेसिक डिजीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल सोराइसिस, ये स्किन प्रॉब्लम है, या लूपस, ये भी आर्थराइटिस की किसी और काजेज़ में शुमार हो सकती हैं। अगर आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट वो वेरी करता है कि वो आर्थराइटिस की टाइप कौन सी है। जो मैंने आपसे डिस्कस किया है 2 टाइप्स आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस की टाइप कौन सी है उस पे बड़ा वेरी करता है इसका ट्रीटमेंट। आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के जो मेन गोल्स होते हैं वो ये है कि टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहला क्या है इसका गोल, मेन टारगेट क्या है कि जनाब टू रिड्यूस द सिम्टम, आर्थराइटिस के सिम्टम्स को ख़त्म करना है, और दूसरे नंबर पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है, ताकि जो पेशेंट है, जो बंदा है, जो बंदी है, वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आए और अपने रोज़मर्रा के काम बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी रुकावट के, जिसको हम आर्थराइटिस के नाम से जान रहे हैं, उससे दूर होकर बआसानी जो है ना वो काम कर सके। अच्छा, आर्थराइटिस से एसोसिएटेड जो टाइप्स हैं हम उनकी भी ज़रा बात कर लेते हैं। एंक्लॉइंग सिंग, स्पॉन्डिलाइटिस, ये टाइप नंबर 1 है। एंक्लॉइंग सिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरे नंबर पे गाउट, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पे जॉइंट इन्फेक्शंस हैं। चौथे नंबर पे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है। नंबर 5 पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और नंबर 6 पे सोराइटिक आर्थराइटिस है। नंबर 7 रिएक्टिव आर्थराइटिस है। नंबर 8 रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। नंबर 9 सेप्टिक आर्थराइटिस। नंबर 10 थंब आर्थराइटिस। तो ये 10 टाइप्स हैं आर्थराइटिस की जो मोस्ट कॉमन कंसीडर की जाती हैं।
हमने ऊपर जो डिस्कस की थी वो 2 मेजर टाइप्स थी। ये 10 वो टाइप्स हैं जो कि सब टाइप्स कंसीडर होती हैं आर्थराइटिस की। और एज अ कैंडिडेट ऑफ PPSC आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर डिग्री, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि इन 10 को अभी से प्रिपेयर करके रख लें। इन 10 के हवाले से आप एक एक पैराग्राफ राइट करें और इसको अपनी असाइनमेंट ही समझें। ऊपर इसकी टाइप का नाम लिखें और नीचे 5 से 6 लाइंस का या 10 लाइंस का मैक्सिमम एक पैराग्राफ लिखें, दैट व्हाट इज़ दिस, सिंपल। तो इसके लिए इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आपके पास यकीनन मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, आर्थराइटिस के अगर सिम्टम्स के हवाले से बात की जाए तो इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो उनमें जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो आर्थराइटिस की टाइप पे बड़ा डिपेंड करता है। तो आर्थराइटिस की जिस तरह की टाइप होगी उसके साइन और सिम्टम्स भी उसी तरह के होंगे। और उनमें जो कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स है अगर हम उनकी बात कर लें, उसमें नंबर 1 पे है पेन, नंबर 2 पे है स्टिफनेस, नंबर 3 स्वेलिंग, नंबर 4 रेडनेस, नंबर 5 डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। तो ये 5 कॉमन एरियाज़ हैं कि जो 5 कॉमन सिम्टम्स हैं इंस्टेड, जो कि हमें फाइंड आउट किए जा सकते हैं इजीली आर्थराइटिस की किसी भी टाइप में। मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। अगर आर्थराइटिस की कॉजेज़ के हवाले से बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि 2 इसकी मेजर टाइप्स हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रेमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो हमारे जॉइंट्स को डिफरेंट वेज में डैमेज करते हैं। इसमें मैं नंबर 1 पे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन टाइप्स है। आप सुनते होंगे हमारी फैमिलीज़ में, आगे पीछे सोसाइटी में लोग कहते हैं कि मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है। ये वही पेन होता है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मोस्ट कॉमन है। इसमें हमारे जो जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है उसमें वेयर एंड टेयर होती है, टूट फूट होती है, तोड़ फोड़ होती है, ब्रेकेज होती है। ये कार्टिलेज का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। वो हमारी बोन्स के ऊपर एक कवर सा होता है ये, जिससे एक जॉइंट बनता है। कार्टिलेज जो है ये हमारी जो बोन का जो एंड होता है उसको कुशन करता है, उसको कंफर्टेबल करता है और हमारे जॉइंट्स के जो मोशंस हैं उनको कंट्रोल भी करता है एक लिहाज से, या मोशन जॉइंट्स को मूव करने की आज़ादी देता है। और अगर इसी कार्टिलेज में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाए तो ये बोन ग्राइंडिंग की सूरत में सामने आता है। बोन ग्राइंडिंग क्या है? बोन का क्रश हो जाना। जैसे ग्राइंडर होता है, ग्राइंड करता है चीज़ों, इस तरह बोन भी हमारी ग्राइंड हो जाती है। अगर डायरेक्टली बोन के हवाले से बात की जाए तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा पेन भी होती है इसमें, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है, इतनी आज़ादी से बंदा हरकत नहीं कर सकता। ये जो तोड़ फोड़ होती है ना, दिस वेयर एंड टेयर, ये कई सालों का नतीजा होती है और इसी वजह से लोग बुढ़ापे में आके शिकायत करते हैं ना, मेरे घुटनों में दर्द है। या बाज़ औक़ात अगर ऐसा ना हो, विद द पैसेज ऑफ द एज, पैसेज ऑफ द टाइम, एज फैक्टर ना हो, तो फिर ये किसी ना किसी जॉइंट इंजरी या जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से भी ये होता है, ये वेयर एंड टेयर। दूसरे नंबर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पूरे जॉइंट पे भी हो सकता है।
पहले तो सिर्फ कार्टिलेज की बात हो रही थी, अब पूरे जॉइंट्स की बात हो रही है। ये हमारी बोन्स में चेंजेस कर देता है और उन टिश्यूज़ को भी तोड़ देता है जो कि मसल्स को अटैच करते हैं बोन के साथ और होल्ड द जॉइंट टुगेदर, और जॉइंट को मिला के रखते हैं। अच्छा, इससे ना इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स भी होती है इसी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जो कि लाइंस की सूरत में वाज़े होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ये तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है ना, वो जो लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स बनी होती हैं, और ये जो जॉइंट है इसके अंदर एक कैप्सूल भी होता है ना, एक बॉल टाइप। ये एक टफ मेम्ब्रेन है जो हमारे जॉइंट्स के तमाम हिस्सों को बंद करती है। एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये जो लाइनिंग होती है इसको हम लोग स्मोवियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो डिज़ीज़ का जो प्रोसेस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, ये भी हमारे कार्टिलेज को डैमेज करती है और बोन को भी। और बोन कहाँ पे होती है? हमारे उसी जॉइंट के अंदर। तो कार्टिलेज और बोन दोनों ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इनका डैमेज होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? आर्थराइटिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 पे फैमिली हिस्ट्री है, हो सकता है ट्रांसफ़र वालिदैन की जानिब से। तो आर्थराइटिस की कई टाइप्स ऐसे हैं जो फैमिलीज़ के अंदर ही चलती रहती हैं, इनहेरिटेड, विरासती होती हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके वालिदैन या भाइयों में से अगर किसी को आर्थराइटिस है तो यू कैन आल्सो सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो आपकी जो जीन्स हैं वो आपको मोर सस्पेक्टेबल बनाते हैं, और ख़ास कर जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं आर्थराइटिस की जानिब। दूसरे नंबर पे है एज, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि कई बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में आके कहते हैं हड्डियों में दर्द है। तो एज भी एक फैक्टर है और ये रिस्क फैक्टर है। और कई जो आर्थराइटिस की मैंने 10 टाइप आपको बताई थी ना, उनमें से कई ऐसी थी कि जो एज की वजह से प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस तो मोस्ट कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, ये एज के साथ साथ होते हैं। तीसरे नंबर पे योर सेक्स, ख़वातीन या जो विमेंस होती हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा रिस्क पे हैं कि उनको आर्थराइटिस हो। और ख़ासकर ख़वातीन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ख़वातीन को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता। और अक्सर लोग जिनको गाउट होता है, गाउट का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड की वजह से ब्लड के अंदर जो पेन इन्फ्लेमेशन होती है और फिर स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाउट भी एक टाइप है आर्थराइटिस की। गाउट मर्दों में होता है और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ख़वातीन में है। नंबर 4, प्रीवियस जॉइंट इंजरी, अगर पहले से कोई जॉइंट इंजरी हुई हो। ऐसे लोग जिनका जॉइंट कोई ज़ख्मी हुआ हो किसी चोट की वजह से, कोई गेम खेलते हुए, तो उनको आर्थराइटिस के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं उसी जॉइंट में ना। ओबेसिटी, जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी आर्थराइटिस होता है मोटापे की वजह से। और ये नीज़ में हो सकता है
हिप्स, स्पाइन, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। और पीपल विद ओबेसिटी हैव हायर रिस्क, जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो सबसे ज़्यादा इसके रिस्क में इन्वॉल्व हैं, जिनको आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, सीवियर आर्थराइटिस, अगर ये आपके हाथों को मुतासिर करे या बाजू को मुतासिर करे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम बआसानी कर सकें। तो आर्थराइटिस ऑफ वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो है वो आपको बआसानी चलने नहीं देता। आर्थराइटिस ऑफ वेट, वही जो ओबेसिटी की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, या आप सीधे बैठ भी नहीं सकते इसकी वजह से। कुछ केसेस में जॉइंट में बिकम ट्विस्टेड, जॉइंट मुड़ जाते हैं और डिफॉर्मिटी भी, शेप भी चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास आज की एक डिस्कशन थी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और आर्थराइटिस के हवाले से अगर आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Voice recorder on top. Cancel. Save your recording or discard it. Save button. Tap to act.